उसने बोला गुरमीत अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आराम आराम से बनाना है तो 15-20 साल लगेंगे, और जल्दी में हो तो 25 साल लगेंगे। 15 साल बाद आपको ये एसआईपी याद दिलाएगी कि आपने लाइफ में क्या बड़ी गलती की है बाकी एसआईपीज को तोड़ के। ये आपका आईना बन जाएगी, ये आपको रियलिटी चेक देगी कि देखो इसका पावर होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। एक क्विक आपकी फाइनेंशियल जो जर्नी स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या क्या हुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी से एक बार ब्रीफ ले दीजिए। तो एक छोटी सी मूवी आई थी वन इडियट, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आधे घंटे की मूवी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। उस मूवी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी 2010 में जब मैंने वो मूवी देखी, और तब मैंने निश्चय किया कि मुझे 100 करोड़ बनाने हैं 50 की उम्र में। उस दिन के बाद से मैंने एसआईपी चालू की। फर्स्ट एसआईपी जुलाई 2010 में की 10,000 रुपए से, और मुझे लगता है आप सब भी कर सकते हो। आज उस जर्नी को लगभग 14-15 साल होने को आए हैं। लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ नीरज, वो खाली 10,000 रुपए की एसआईपी जो मैं आज भी चला रहा हूँ, आज उसकी वैल्यू लगभग 90 लाख रुपए हो गई है। वाह। ओवर टू यू चड्डा साहब प्लीज। छोटे शहर से हूँ, सागर नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है। मुझे किसी ने बोला था कि ये ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के लिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले, इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर ने मुझे एक सीख दी जो सबको देता हूँ, मैं हमेशा मिलता हूँ। उसने बोला गुरमीत अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आराम आराम से बनाना है तो 15-20 साल लगेंगे, और जल्दी में हो तो 25 साल लगेंगे। तो समझ में आ गया कि जल्दी कुछ नहीं होता। और एक सीखी कि अच्छे बिजनेस खरीदो, प्राइस मत खरीदो। हम प्राइस खरीदते हैं, बिजनेस खरीदो, प्राइस आउटकम है। और जितनी जल्दी इनकम को एसेट बनाओगे, एसेट बाद में इनकम देगा। आज जो डिविडेंड आता है मेरा, वो शायद जो पहले 2 साल पैसा लगाया था उससे भी ज़्यादा आता है। एक यंग पर्सन अगर इंडिया में आज आपको मिलता है, लेट अस से 25-26 साल का, क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप उनको सजेस्ट करेंगे कि क्या 4-5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं आप लें? क्योंकि सब मोस्टली लोग यहाँ जो हैं बहुत यंग हैं, अभी उन्होंने इनकम चालू की है, और बहुत सारे केसेस में ये इकलौते मेंबर होंगे जो घर में कमाई कर रहे हैं आज की डेट में, राइट? फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी शादी अभी हुई है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, आप सबसे पहले कोई भी म्यूचुअल फंड से भी पहले, कोई इन्वेस्टमेंट से पहले टर्म इंश्योरेंस लें आप। मेरा आज की डेट में 8 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कवर है। अगर मुझे कुछ हो जाता है आज तो मेरी वाइफ को 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। साल का मैं 1.25 लाख रुपया प्रीमियम भरता हूँ, ये 1.25 लाख मुझे वापस नहीं मिलते हैं। बट मुझे मेरी वाइफ या मेरे फैमिली वालों को कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं, अगर वो एफडी भी कर दें 8 करोड़ की, 7% से लगभग 50 लाख रुपए साल के आते हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको 8 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ 50 लाख से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना आपको कवर मिलता है। और फिर हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए पूरा ले लें, ताकि कोई भी बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, तो हमने जो एसआईपी की है, उन्होंने बताया कि आप इंडेक्स फंड में एसआईपी करो, बट अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली हुई है तो वो आपको एसआईपी तोड़नी पड़ जाएगी जब मेडिकल के खर्चे आएंगे, कोई हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ। तो ये 2 अगर आपने ले लिया कवर तो आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। उसके बाद आप बिंदास होके एसआईपी से स्टार्ट कीजिए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है खाली आपसे, चाहे वो 1,000 रुपए की एसआईपी करें, चाहे 2,000, चाहे 5,000, एक आज आप इस मंच पे आए हैं, इस सेशन में आए हैं, एक प्रॉमिस आप मेरे से खाली कीजिए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये एसआईपी मैं लाइफ लॉन्ग बंद नहीं करूंगा। चाहे 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की हो, ये एसआईपी मैं नहीं बंद करूंगा, और यहाँ से पैसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। उसके अलावा आपको दुनिया में जो कुछ करना है, दूसरी एसआईपी को आपको तोड़ना है तोड़िए, प्रॉफिट बुकिंग करनी है कीजिए, मार्केट क्या लगता है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि 15 साल बाद आपको ये एसआईपी याद दिलाएगी कि आपने लाइफ में क्या बड़ी गलती की है बाकी एसआईपीज को तोड़ के। ये आपका आईना बन जाएगी, ये आपको रियलिटी चेक देगी कि देखो इसका पावर होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो 20%, 30%, चाहे कुछ अच्छे कोर्सेज हो गए, इन्वेस्टमेंट्स के कोर्सेज हो गए, या अपस्किलिंग, एआई वगैरह, जिस फील्ड में आप है उसमें कीजिए, क्योंकि वो करने से आप जो आरओई आएगा, जो आप रिटर्न बना सकते हो या सैलरी कमा सकते हो, वो 5 साल में आपकी सैलरी 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। उससे फिर आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हो। गोल्ड हमारे यहाँ इनहेरेंटली होता है, तो 20-25% इन्वेस्ट करिए। उसके अलावा एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा, स्टेप अप करते रहिए, है ना। 25% का मतलब ये नहीं है कि वो 15,000 ही है महीने। तो मैं फ़र्क बताता हूँ, अगर आप जैसे 15,000 रुपये महीना कर रहे हैं तो 15 साल में 1 करोड़ बनता है, मान लीजिए 15% पे, ठीक है ना। आप उसको हर साल 1,000 रुपये से स्टेप अप करते हैं
तो ये अमाउंट 3 करोड़ हो जाता है। आप देखिए कितना छोटा सा फर्क है। 15,000 का जैसे ही 16 हुआ, अगले साल 16 पे आप हर साल उसको, जैसे मान लीजिए आप सैलरी क्लास है, मान लीजिए आपका 10% इंक्रीमेंट हर साल आता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी उस हिसाब से थोड़ा सा स्टेप अप करिए। तो अगर आप 10% स्टेप अप करते जाएंगे तो ये 1 करोड़ का जो है, जो फिगर है, ये 3 करोड़ हो जाएगा। इंडिया में 10 ऐसे फंड हैं जिनका NAV 2,000 से ऊपर है। हम स्टॉक की बात करते हैं ना, स्टॉक 100 गुना हुआ, 200 गुना हुआ, यहाँ पे म्यूचुअल फंड 200 गुना हो गया, 40, जैसा सर ने बोला 20-25 साल लगे होते है ना। रोम ओवरनाइट नहीं बना था। तो आप 30 लार्ज, 30 मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, 30 मिड एंड स्मॉल, और 10% पैसा ओवरसीज भी लगा सकते हैं। नैस्डैक ETF, S&P 500, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में जो उस स्पेस में लिस्टेड नहीं है। सेमीकंडक्टर की कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, सोशल मीडिया की कोई कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है। साइबर सिक्योरिटी में हार्डली कोई कंपनी लिस्टेड है। ई-कॉमर्स में अब जाके ब्लिंकिट आपको जोमेटो के थ्रू मिलना शुरू हुआ है। तो यूएस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो वहाँ रिप्रेजेंटेड है, लेकिन हमारे कंजम्पशन में यूज हो रही हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो एक मार्केट में कंसेप्ट होता है कोरिलेशन बोलते हैं। हम सब रिटर्न देखते हैं, हमें ये भी देखना है कि एसेट का कोरिलेशन कम हो। तो यूएस मार्केट, अब आप देखिए इंडिया नीचे गया ना, यूएस मार्केट कहाँ पे है? ऑल टाइम हाई पे। तो एसेट क्लास का नेगेटिव कोरिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज एक साथ नहीं चलेगी। तो मैं क्या बोलता है, वो ऐड आई थी सर्फ एक्सेल की ना, दाग अच्छे हैं कुछ अंडर परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर सारे फंड अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब उन फंड्स ने सबने वही स्टॉक्स ले रखे हैं। तो कुछ फंड अगर अंडर परफॉर्म भी कर रहा है इसमें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे खराब फंड कौन सा 2021-22 का, कोई मुझे बता सकता है? एक्सेस HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड था। प्रशांत जैन सबसे खराब फंड मैनेजर था आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि उसने PSU और डिफेंस स्टॉक्स खरीद लिए थे, उसको वो सस्ते लग रहे थे। आज वो बेस्ट फंड है पिछले 3 साल 50 का। मॉनिटर कैसे करते रहे हम, क्या चीजें चेक करते रहे कि हमने जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया था वो सही चल रहे हैं या नहीं? ये रिव्यू करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कैसे? क्विकली बहुत सारी बातें हमारे पास। ओके, मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। अगर आपने, जैसे गुरमीत जी ने कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डालते हैं, चाहे वो मल्टी कैप फंड हो चाहे फ्लेक्सी कैप है, एक्चुअल में मैक्सिमम पैसा आपका जो है मल्टी कैप फंड में रहना चाहिए। उसमें आपको खुद को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। एज पर रेगुलेशन तीनों में 25% मिनिमम रहेंगे, और बाकी 25% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है। सिंपल फंड्स, अगर आप अपनी लाइफ सिंपल रखेंगे ना, 2 या 3 फंड में ही टोटल पैसा डालेंगे ना, चाहे 1 करोड़ है चाहे 2 करोड़ है, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और जैसा कि सर ने बताया, मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता ही नहीं हूँ। मेरा 10-10 साल हो जाते हैं, मेरा पैसा 0% पे 10 साल मैंने फंड रखा है, और आज की डेट में 15% का रिटर्न उस फंड में है। एंड दैट इज स्टिल माई वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इन द पोर्टफोलियो विच हैज गिवन मी 15% रिटर्न्स। सो व्हाट आई रियलाइज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, नीरज, टाइम इज द बेस्ट फंड मैनेजर। सी, आई ऑलवेज टेल पीपल, हमारा जो पोर्टफोलियो होता है ना, साबुन की तरह होता है नीरज। जितना आप साबुन को हाथ लगाओगे ना, उतना साबुन गलने लग जाएगी। तो जितना पोर्टफोलियो आप देखोगे, ऐप में छेड़छाड़ करोगे, बाई सेल, उतना आप कम रिटर्न बनाओगे, क्योंकि उतना ज़्यादा आप टैक्सेस सरकार को भर रहे हो, आप कॉस्ट भर रहे हो। जितना कम पोर्टफोलियो देखोगे, उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी, उतनी ज़्यादा शांति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पॉइंट था मुझे कि बाय एंड फॉरगेट की जगह बाय एंड वॉच है। तो एक बस मैं 90% एग्री करता हूँ, पर कुछ एक रेड फ्लैग है जो आपको वॉच करने चाहिए। पहला रेड फ्लैग है, अगर फंड मैनेजर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है उसकी, क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है वो जॉकी होता है, म्यूचुअल फंड तो घोड़ा है, चलाने वाला अगर बार बार चेंज हो रहा है तो वहाँ थोड़ा सा रेड फ्लैग है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन रिकमेंडेशन ये, एक्सिस में ये हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग के इश्यूज हुए, ये हुआ। नंबर 2, एक रेशियो है जो मैं फॉलो करता हूँ, पोर्टफोलियो चर्न रेशियो। ये आपको वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल, ग्रो, किसी भी साइट पे मिलेगा अच्छे से। अगर ये बहुत बार फंड मैनेजर पोर्टफोलियो घुमा रहा है बार बार, मान लिया अंडर परफॉर्म कर रहा है फंड, अंडर परफॉर्म करना प्रॉब्लम नहीं है, अंडर परफॉर्मेंस सबका होगा। विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है कई बार, इसका मतलब कोहली खराब बैट्समैन नहीं है, फॉर्म खराब चल रहा है, क्लास परमानेंट है। लेकिन अगर वो बार बार पोर्टफोलियो चेंज कर रहा है उस अंडर परफॉर्मेंस के साथ, देखिए मैं, प्रशांत जी ने PSU खरीदे, डिफेंस कंपनीज खरीदी। एक क्वेश्चन और भी है सर आपसे, फिर गुरमीत सर के पास आएंगे। एक आम व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब जो है रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, राइट, सब अपना एक स्मॉल अमाउंट जो है मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, स्टॉक्स में जाना भी चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में, या म्यूचुअल फंड से ही काम चलाते रहें? सर, मेरा सारा पैसा, पर्सनली मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में है।
मैं 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने स्टॉक्स भी ट्राई किए, F&O ट्राई किया, मैंने आपको बताया 50 लाख खो दिए। आज मुझे 15 साल हो गए, मेरा पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना FD है, ना PPF है, ना LIC है, ना कुछ भी नहीं है। और मेरा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आया है नीरज, ऑफकोर्स मुझे यहाँ मतलब बताना नहीं चाहिए बिकॉज वो गलत एग्जाम्पल हो जाता है। मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न 20%, 19-20% पिछले 14 साल का रहा है। अब आप भी सोचेंगे कि अगर ये बना सकते हो तो मैं 20% बनाना ईजी नहीं है। मार्केट्स डू नॉट गिव यू द रिटर्न्स दैट यू वांट और एक्सपेक्ट, मार्केट्स गिव यू द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व। आपको डिजर्विंग होना पड़ेगा। मेरे पोर्टफोलियो में फंड्स थे जो 10 साल नेगेटिव रिटर्न थे, बट मैं चुपचाप बैठा रहा, तो आज 15% डिजर्व कर रहा हूँ उस फंड में। तो हालांकि मैं गोइंग फॉरवर्ड 20% एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं 15% एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो से। और आप सोच रहे हैं 15% आपको लगता है कम रिटर्न है? 15% रिटर्न आप 25 साल खेल लीजिए, 20 साल खेल लीजिए, आपका 100 करोड़ 50 करोड़ तो यूं ही हो जाएगा। इफ़ यू कैन कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट एंड अर्न 15% रिटर्न फॉर 20 ईयर्स 25 ईयर्स, 50-100 करोड़ आपका यूं ही हो जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं, मुझे रात को नींद आनी चाहिए, मैं कभी मार्केट देखता भी नहीं हूँ। मैं 9:15 बजे मार्केट मैं कहाँ है मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड में वो नेट भी नहीं है, 3 दिन तक नहीं भी देखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एंजॉय करने, आपको स्ट्रेस अगर आता है मार्केट्स देख के 9:15 बजे या 3:30 बजे, जिस दिन 2000 पॉइंट गिर गए, वो पैसे बना के मतलब क्या है फिर उसका? आप कभी एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। और इतना पैसा बना लो कि जब आपको पैसा निकलने की ज़रूरत पड़े तो आपको मार्केट देख के नहीं निकालना है। रामदेव अग्रवाल जी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 5,000 करोड़ के मालिक हैं, बच्चे की शादी के लिए ज्वेलर के पास गए, 5-7 करोड़ का उन्होंने सोना खरीदा, और बोलते मेरे पास कैश नहीं है आज में। तो बोलता आप इतने बड़े आदमी, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है? बोलते नहीं, मेरे सारे पैसे इन्वेस्टेड हैं, आज रिडेम्पशन डालूंगा, परसों सुबह अकाउंट में आ जाएंगे, परसों में तुम्हारा पैसा दे दूंगा। वो मार्केट देखते भी नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना वेल्थ बना लिया उन्होंने। तो आप भी उतनी वेल्थ बनाओ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके कि आपको मार्केट्स ये सब देख के स्ट्रेस आए ही नहीं। कमित सर। मैं दोनों करता हूँ। मैंने स्टार्ट म्यूचुअल फंड से किया था, SIP से, बट धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता था, रिलायंस म्यूचुअल फंड जो निपॉन हो गया, तो धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। बट स्टॉक बाइंग का एक ही सिंपल गोल्डन रूल है, स्टॉक जो है ना बच्चे की तरह है, आपको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किसकी संगत में है, किस स्कूल में पढ़ता है, कौन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर हम तो साइट विजिट भी करते हैं, किसी प्लांट पे भी जाते हैं, तो अगर आप वो एफर्ट लगा सकते हैं तो ही स्टॉक्स करिए, किसी के कहने पे कि मैंने आके ये बोल दिया। तो दूसरा, जो कंज्यूम करते हैं वो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कॉमन सेंसिकल इन्वेस्टिंग से वो बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 50-50 करता हूँ। 50 में म्यूचुअल फंड से डालता हूँ क्योंकि वहाँ मेरा बायस नहीं आता है, वो मेरा 1 तारीख को सैलरी आता है, मैं उसको भी स्प्रेड नहीं करता हूँ, 1 तारीख को ही सारा पैसा मेरा फंड्स में, करीबन 5 म्यूचुअल फंड है उसमें चला जाता है। नंबर ऑफ फंड्स कम रखिए। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, 200 तो 15, 20, 25 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। एक म्यूचुअल फंड में 80 स्टॉक्स होते हैं। आपने 15-20 म्यूचुअल फंड लेके पूरा गाँव खरीद लिया आपने, अभी पूरा गांव खरीद लेंगे तो कैसे मार्केट को बीट करेंगे? इसमें ब्रॉडली बहुत अच्छी बात बोली और मैं अग्री करता हूँ। इसके ब्रॉडली 3 फिल्टर है अगर आप इसको लेना चाहते हैं। पहला फिल्टर फाइनेंशियल फिल्टर है, तो ये बेसिक फिल्टर है। आप कोई भी स्टॉक जब सिलेक्ट करते हैं, एक आप हमेशा फॉर्मूला यूज़ करिए, रिटर्न ऑन कैपिटल 15%। इस देश में व्यापार करने के लिए 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। आप कुछ नहीं करेंगे तो बैंक 9%, 8-9% आपको FD दे देगा। आप पावर यूनिट देखिए, अगर कोई 1 रुपये सैकड़ा नहीं बना रहा है, हमारी यूपी की हम MP लैंग्वेज में बोलते हैं, रुपये सैकड़ा मतलब 1% महीने का, मतलब साल का 12%, तो बिजनेस कर ही क्यों रहा है? मतलब वो आप उसको बैंक में रहिए या किसी को ब्याज पे दे दीजिए पैसा, तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐप पे जाके, स्क्रीनर पे, मनी कंट्रोल पे, किसी भी ऐप पे जाके एक फिल्टर डालिए, रिटर्न ऑन कैपिटल 15%। इंडिया में 7,200 कंपनी लिस्टेड है। कोई बता सकता है कितनी कंपनी रह जाएंगी अगर आप 15% का फिल्टर डालेंगे? तो 450। 7,000 कंपनी में सिर्फ 450 कंपनी ऐसी हैं जो 15% रिटर्न बना रही है अपने कैपिटल पे। मतलब 95% ऑफ द कंपनीज आर नॉन इन्वेस्टेबल। उस पर सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, कोई टिप दे रहा है, कोई चला रहा है, कोई निकल रहा है, पैसा नहीं बन रहा है। तो इस गेम का पहला रूल है क्या नहीं लेना। हाँ, जब आपने ये कर दिया तो आपका 95% काम तो हो गया, क्योंकि आप आगे उस 400-500 कंपनीज में जिनका रिटर्न ऑफ कैपिटल 15% है। दूसरा फिल्टर आप डालिए, कितनी कंपनी
इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रो कर रही है, मतलब उनकी जो सेल्स है वो 12-14% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो भाई अगर आप एफएमसीजी कंपनी देंगे तो इंडिया में एफएमसीजी पेनिट्रेशन बढ़ चुका है। देखिए हिंदुस्तान लीवर बहुत अच्छी कंपनी है, 15% रिटर्न नहीं देगी क्योंकि ग्रोथ ही 6% है ना। नेस्ले बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, खराब कंपनी नहीं है, बट आप 15-20% के रिटर्न के हिसाब से इन कंपनीज को लेंगे तो आप जो है डिसअपॉइंट होने वाले। तो दूसरा फिल्टर फाइनेंशियल के अंदर आ गया कि आपकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो देश की ग्रोथ से थोड़ी बेटर होनी चाहिए। भाई 12-13% पे तो 6% जीडीपी ग्रोथ ले लीजिए, 5-6% इन्फ्लेशन ले लीजिए, 11-12% पे तो देश ही बढ़ रहा है, तो कंपनी उससे थोड़ा बेटर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मार्जिन इसके साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे मारुति है सर, 7 लाख गाड़ियां बेचती थी 2015-16 में, तब भी भाव 10,000 था। आज 18 लाख गाड़ियां बेच रही है, तब भी भाव 11,000। रीजन क्या है? 18% का मार्जिन 10% रह गया। वो कार से एसयूवी में जा ही नहीं पाए, राइट। तो जिस कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, जिसका मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, जिसका रिटर्न ऑफ कैपिटल 15% नहीं है, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्वालिफाई नहीं हुई। अब मारुति की एक सब्सिडरी है ऊनो मिंडा, वो मारुति को ऊनो में, अगर आप कार में बैठेंगे तो आपने स्विचेस देखे होंगे, स्टीयरिंग में स्विचेस होते हैं, पावर विंडो होते हैं, टच स्क्रीन देखा होगा, हाँ, एयर पैक देखा होगा, कार सीट होगा, ये सब ऊनो मिंडा बनाता है। मारुति उसका सबसे बड़ा क्लाइंट। ऊनो मिंडा इस 2015 से 24 में 25 गुना हो गया, क्योंकि पहले 2,000 रुपए के पार्ट सप्लाई करता था मारुति को, आज 32,000 रुपए के पार्ट सप्लाई। तो इसने क्या किया, अपना टर्नओवर कितना बढ़ा लिया, 16 गुना बढ़ा लिया, स्टॉक भी 20 गुना बन गया। तो आप सेम सेक्टर में, सेम सप्लायर में, एक कंपनी ने अच्छा नहीं किया, उसके सप्लायर ने अच्छा किया। तो टॉप लाइन, मार्जिन और रिटर्न ऑफ कैपिटल 15%, ये पहला फाइनेंशियल फिल्टर है। ये क्वालिफाई होगा तब नेक्स्ट लेवल पे आपको आना है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.